Welcome you all to self-study. In this video, we'll be discussing about respiration. Life process chapter, class 10th. The video is presented by me, Arzu Pundir. So, right now, the kind of respiration we are going to study is cellular respiration. अब क्या फर्क है ये रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन? देखो, रेस्पिरेशन जनरल सेंस में जो हम बोलते हैं ना कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? यही रेस्पिरेशन जब सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब एक सेल के लेवल पे हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अभी जो हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं. एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक. और ये हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. तो जो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो अनएरोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की कमी में, उसकी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में काम होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट. लुक, हमारी बॉडी में जो एक जनरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज. होता है ना, जब हमें भी कभी वीक फील होता है, सो इट इज सेड दैट ग्लूकोज पी लो. जब कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कहते हैं उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है. तो वो किस लिए? जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे. तो हमारी बॉडी में जो खाना, जो हमने लास्ट वीडियो में डाइजेशन में पढ़ा था, न्यूट्रिशन में पढ़ा था, कि जो वो सारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ग्लूकोज जो होता है वो होता है 6 कार्बन कंपाउंड. 6 कार्बन कंपाउंड का मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स होते हैं. नाउ लुक एट इट. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो अगर अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखता है इसमें दैट ग्लूकोज इज हैविंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन. इसके साथ ही अगर हम पायरुवेट जो इसके आगे लिखा है उसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है C3H4O3. इट इज C3H4O3. नाउ लुक एट इट. ग्लूकोज में थे 6 कार्बन, और जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है इसमें है 3 कार्बन. एक्चुअली ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाए, ये 10 स्टेप्स के बाद आता है. लेकिन हम इसको अभी शॉर्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं इसलिए हम यही पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही. अब क्या है कि जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, इस प्रोसेस में क्योंकि ग्लूकोज में 6 थे और पायरुवेट में 3 हैं, तो इसलिए पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं इस प्रोसेस में जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और पायरुवेट के पास 3 कार्बन ही है बस, है ना. तो डबल अमाउंट है ना ग्लूकोज के पास. तो अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स देता है. और ये सारा जो प्रोसेस है ना ग्लूकोज से पायरुवेट तक टूटने का या जेनरेट होने का कह दे, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में. अब ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, एक 6 कार्बन कंपाउंड से एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो जनरेट
हो गया। अब आगे क्या, ये जो पायरुवेट होता है ना, इसके डिफरेंट फेट्स होते हैं। डिफरेंट फेट्स होने का मतलब है कि ये अलग अलग तरीके से और आगे यूटिलाइज होगा। तो ये दो तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, इधर एनोरोबिकली और एरोबिकली। तो पहले हम एनोरोबिक समझते हैं। एनोरोबिक में क्या होगा कि जो पायरुवेट है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था, ये अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती, एनोरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, विच रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते। तो एनोरोबिक कंडीशन जब होगी, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तब ये पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और इसके साथ साथ ये एनर्जी भी जनरेट करता है। इथेनॉल जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो ये 2 और 1 मिला के पूरे 3 हो गए जितने पायरुवेट में थे। अच्छा, ये तो था एनोरोबिक का एक पार्ट। और ये कब होता है, जब एब्सेंस है ऑक्सीजन की, मतलब एब्सेंस है मतलब बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन, तब पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कमी है ऑक्सीजन की, तब क्या होता है, पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसलिए और कुछ नहीं बन रहा, बस जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, एंड अलोंग विद दैट इट्स जनरेटिंग एनर्जी। तो एनोरोबिक कंडीशंस में क्या होता है कि अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की, तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन कम अमाउंट में है, तो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और साथ में एनर्जी जनरेट होती है। ये है एनारोबिक कंडीशंस। और इसमें जो हमारी पहली वाली कंडीशन है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये होता है ज्यादातर कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज में। इसी की मदद से वो प्रोसेस होता है जिसको हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। एंड आई एम श्योर यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये जनरेट होता है हमारी ही बॉडी की मसल्स में। जब हम कोई बहुत ही ज्यादा लेबरस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब या तो हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, या हम सडनली बहुत जल्दी किसी वजह से भागना पड़ रहा है, या कुछ भी ऐसा हम काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। इफ यू आर नॉट यूज टू दैट वर्क, और हम एकदम से करने लगे इतना लेबोरियस काम, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, वो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, इतनी जल्दी पूरा प्रोसेस वो नहीं हो पाता। तो जो हमारी बॉडी में पायरुवेट प्रेजेंट है, वो ये पाथ भी ले लेता है। वो लैक्टिक एसिड से, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें इतना मिल नहीं रहा है, एनर्जी जनरेट करेगा इस प्रोसेस से, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है उस टाइम पे, विच इज फॉर श्योर हार्मफुल फॉर अस। फिर धीरे 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 ये डिसॉल्व होके और ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनोरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में जनरल होता है एक केस। इसमें क्या है, द पायरुवेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखो, पायरुवेट में कितने कार्बन कंपाउंड्स थे, कार्बन के एटम मॉलिक्यूल्स थे 3। कार्बन डाइऑक्साइड में एक होते हैं, तो उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, वाटर जनरेट हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और एरोबिक किसमें होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हमारी बॉडी में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, तो वो यहीं से आ रहा होता है। दूसरी बात, अगर आप तीनों जो स्टेप्स हैं उन्हें क्लियरली देखोगे, एनारोबिक का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो,
या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एरोबिक वाला हो, तीनों में एक चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रही है, एंड दैट इज एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, ये ही है वो चीज जो हमें इस रेस्पिरेशन से मिलती है। और ये वाला जो एरोबिक का प्रोसेस है ना, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी and this energy generates ATP, this process takes place inside the mitochondria। ये ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। और हमारी बॉडी में जब आगे पायरुवेट से ये एनर्जी जनरेट होती है, दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारी बुक्स में इधर उधर छुपे रहते हैं और हम उन्हें नहीं पढ़ पाते, या फिर पढ़ते भी हैं तो शायद हम उन पे ध्यान नहीं देते। So the place where glucose converts into pyruvate is cytoplasm, and where pyruvates get converted into energy is mitochondria। तो अब ये जो एनर्जी जनरेट हुई है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये किस फॉर्म में रहती है, ये बनाती है एटीपी का मॉलिक्यूल। अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कैसे, देखो, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये बनता कैसे है, ADP से। ATP is formed from ADP। अब इसमें A और P तो सेम है, ये जो D है इसका यहाँ पे मतलब हो गया डाई, तो मतलब एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम ATP बनता है उसमें तो क्या होता है, एक तीसरा मॉलिक्यूल आता है इस वाले में आके फॉस्फेट का और ऐड हो जाएगा। ये जो तीसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसका जो बॉन्ड होता है वहां पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। अब क्या होता है, उस बॉन्ड में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब वो किसी दूसरी जगह जाकर एनर्जी उसे देनी होगी तो वो ये एटीपी में से एक फॉस्फेट हटा देगा। देखो ऐसे होता है। सपोजिटली ये एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ दो फॉस्फेट अटैच है ना, तो इनके बीच में बॉन्ड्स हैं। अब जब इसको हम एटीपी बना देते हैं तो तीसरा जो बॉन्ड बनता है ना इसमें फॉस्फेट को अटैच करने के लिए, सारी जो ये एनर्जी थी ये इसी बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। ये बॉन्ड बनाने में बहुत एनर्जी लग जाती है। अब कहीं जाकर अगर सपोज इस जगह पे एनर्जी देनी है, इस सेल को एनर्जी देनी है, तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, ये वहां जाकर इस फॉस्फेट को मॉलिक्यूल को अपने से अलग कर देगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड में जितनी एनर्जी थी वो सारी इस सेल को मिल जाएगी। दिस इज हाउ एटीपी सप्लाइज एनर्जी टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। और ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जितना भी एनर्जी जनरेट होता है ये सारा हमारी बॉडी में इस एटीपी को बनाने में ही लग जाता है। एरोबिक वाला तो हमारे अंदर नहीं होता, बैक्टीरिया में होता है, तो सॉरी एनारोबिक वाला। सो दिस इज द process of cellular respiration. This is something new at your level, and so it's highly important for you people to understand it very correctly. Next, now we move on to another part, that is respiration in plants. Now प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे होगा? सो फॉर दैट प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। बट ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर है। हम तो आज तक यही पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, है ना। तो अब ये ऑक्सीजन लेने वाली बात कहाँ से आ गई? तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनमें भी होता है, और रेस्पिरेशन के लिए तो उन्हें भी ऑक्सीजन ही चाहिए। सो नाउ लेट्स सी दिस कि प्लांट्स ये ऑक्सीजन लेते कैसे हैं। देखो, प्लांट में ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई सी भी गैस हो, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही अंदर जानी है।
डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वो अंदर जाएगी। लेकिन उसका जो डायरेक्शन है, मतलब वो गैस अंदर जानी है या बाहर आनी है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स होते हैं, पहला है एनवायरमेंटल कंडीशंस और दूसरा है प्लांट की रिक्वायरमेंट। इन पे डिपेंड करेगा कि प्लांट उस टाइम पे ऑक्सीजन अंदर ले रहा है या बाहर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा या बाहर देगा। तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट बाय प्लांट्स। दो चीजें और आती हैं, वो आती हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इनका भी थोड़ा डिफरेंट जो है वो कंडीशन रहती है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, they take the oxygen which is dissolved in water, and terrestrial take it by the air. Now let's talk something about the plants. During day time में plants क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं डे टाइम में। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना उनके रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जनरेट हो रहा था, देखो वो क्या कर, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें तो सेम है ना चीज, भाई ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, प्लांट भी यही करते हैं। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो सुबह और रात दोनों टाइम होता है, वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअसली प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देता है। तो ये कैसे हो रहा है या क्या इसके पीछे लॉजिक है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सीजन कार्बन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दैट इज रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ डे में होता है ना, इन द सनलाइट। जब सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जनरेट हो रहा था प्लांट के थ्रू, उतना तो वो वापस ले लेता है। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो नेट हिसाब किताब क्या रहता है दिन के टाइम में प्लांट्स का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, जब उन्होंने दिन में जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लिया वो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट होता है तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो अब क्या था कि उन्होंने ऑक्सीजन, नेट जो है कौन सी गैस उनमें से बाहर आ रही है, दैट इज ऑक्सीजन। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट? अब नाइट में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से जनरेट हो रहा था ये प्लांट वापस नहीं लेता। तो नेट प्लांट में से क्या बाहर आता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस इज द वेरी रीजन कि बोला जाता है कि रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए या सोना चाहिए। अब नाउ वेरी कॉमनली आजकल तो पेड़ों के नीचे कोई नहीं सोता है, बट इन ओल्ड डेज जो विलेजेस होते हैं वहां पर जब लोग सोते थे तो वो बाहर सोते थे अपने घरों के। सो दे शुड नॉट कीप देयर बेड्स बिलो अ ट्री। और इसको ना हमारे यहाँ पर बड़े ही एक फनी तरीके से लोगों को समझाया जाता था, या ये कह दो कि उनको समझाया नहीं जाता था, बेसिकली उनको इस चीज से डरा के वहां से अलग किया जाता था कि रात को पेड़ों पर भूत आते हैं तो इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बट द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट वाज कि रात को जो जितने भी ट्रीज होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ टू इनटेक दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सो वी शुड नॉट स्लीप बिलो अ ट्री ड्यूरिंग द नाइट। तो बस बातों को लॉजिकली ना समझाकर गुड ओल्डन डेज में कुछ इस तरीके से बताया जाता था। So this was all about the plant respiration. Now let's come to aquatic animals.
एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? दे इनटेक ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, तो ये उसको इनटेक करते हैं. प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन. अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स का हाई होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. उसका रीजन ये है कि पानी में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है जो डिसॉल्व्ड है वो कम होती है. अब जो एयर है उसमें तो ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एयर विच इज प्रेजेंट इन वाटर, द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर. तो इसलिए उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना. तो इसलिए अब हम एक बार में सांस ले रहे हैं. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो कि हमने एक बार में सांस लिया एंड वी आर टेकिंग इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, और एक एक्वेटिक एनिमल है, दे आर ब्रीदिंग इन एंड दे गेट ओनली 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट. तो उनको 20 करने के लिए उन्हें हमसे ज्यादा बार रेस्पायर करना पड़ेगा ना, तो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होता है इसीलिए. और फिशेस बेसिकली कैसे करती हैं? दे इनटेक वाटर फ्रॉम देयर माउथ एंड द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड इन देयर गिल्स एंड देन दे रिलीज द वाटर आउट ऑफ देयर बॉडीज. अब हम आते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज. बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सब होता है, बट ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज इट्स समथिंग अबाउट आवर ओन बॉडी. नाउ सबसे पहले हम सिर्फ पैसेज देखेंगे. द एयर एंटर्स आर नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स में एंटर करती है. नॉस्ट्रल्स हैव hairs and a layer of mucus which helps to purify the air. अगर एयर में कोई भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कुछ भी है तो म्यूकस लाइनिंग पे या तो वो स्टिक हो जाएंगे या फिर वो जो हेयर्स होते हैं उनमें इंटेंगल हो जाते हैं एंड दे डोंट गो इनसाइड अ बॉडी. देन दैट एयर पासेस थ्रू थ्रोट, जहां पे फेरिंग्स और लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं और उसके नीचे होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, जैसे एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं. और ये क्या करती हैं? ये एक कुशन टाइप प्रोवाइड कराती है कि वो जो नेसल पैसेज है हमारा वो कोलैप्स ना हो उसके लिए. सो दे प्रिवेंट द नेसल पैसेज फ्रॉम कोलैप्शन. देन कम्स द ट्रैकिया. ट्रैकिया ट्यूब है जो हमारे लंग्स तक जा रही है. एंड देन दिस ट्रैकिया गेट्स इनसाइड द लंग्स. जब ये ट्रैकिया लंग्स के अंदर जाती है इट गेट्स डिवाइडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे आएगी, यहां आकर ये डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरीके से. सो ये जो डिवीजन आए पहले वाले, दिस वन, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई. और आगे ये इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं जैसे एक प्लांट में आगे और स्टेम्स डिवाइडेड रहती है ना, समथिंग लाइक दिस. सो इट गेट्स डिवाइडेड लाइक दिस एंड दीज डिविजन्स आर नोन एज bronchioles. And each of these bronchioles have balloon-like structures over them. ऐसे गोल गोल यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं and they are known as alveoli. अब ये जो alveoli होता है इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं चारों तरफ, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए रखती हैं. और जो ऑक्सीजन यहाँ से सारे से ऊपर आता है इनके थ्रू alveoli में जाता है तो वो जाकर ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और ब्लड जो है उसको लेकर जाता है अप टिल द सेल. सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज. पूरा पैसेज क्या है जहां से ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स तक पहुंच रहा है. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग्स. This time there was a direct question in the board about the passage of blood in the circulatory system. You just have to write down the passage and you get the full marks for it. Next, let's see this in a
form of a diagram. Now look, there comes the rings of cartilage. Here, these are the rings of cartilage, and below that is the trachea. This is trachea. These divisions are bronchi. These are bronchioles. Now, यहाँ पर तो हमने alveoli कहीं दिखाया नहीं है. So look at this one. इसमें हमने alveoli को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है. ये जो यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना सारे में, this is alveolus. और ये जो रेड कलर है that is the capillaries around these alveolus. यहाँ पे इसके पूरे राउंड में कैपिलरी होगी, ब्लड कैपिलरीज, जिससे वो ब्लड जो है वो अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाए. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज मिसिंग इन दिस डायग्राम इज below the lungs there is a rubber like structure like this that is known as the diaphragm. Now what happens is when we intake the air, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो क्या होता है, ये डायफ्राम जो है ये फ्लैटन हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है. जब ये इसने इसको अभी तक ऐसे ऊपर की तरफ रखा हुआ था लंग्स को, और जब ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा तो ये लंग्स की जो साइज है वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, है ना. लंग्स जो अभी ऐसे हैं ये ऐसे हो जाएंगे. लंग्स अभी हमारे ऐसे थे, ठीक है. दे विल बिकम लाइक दिस. तो वॉल्यूम बढ़ गई. जब ये दोनों लंग्स, जैसे ये डायफ्राम जो है वो फ्लैटन होता है, दोनों लंग्स जो हैं ये नीचे की तरफ आ जाते हैं एंड द रिब्स मूव आउटवर्ड्स, और ये बाहर की तरफ भी जो है वो प्रोट्रूड होते हैं, है ना. उससे क्या होता है, अंदर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहता है. तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ रश करती है. अंदर की वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गई, बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ रश करेगी. एंड व्हेन वी एक्सेल, ये कंडीशन थी इनहेलिंग की. इनहेलिंग के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगा, जो हमारे लंग्स हैं दे विल मूव आउटवर्ड्स, द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द लंग्स विल गेट रिड्यूस्ड एंड द एयर विल रश इनसाइड आवर लंग्स. एंड as soon as we has to exhale, जब हमें सांस बाहर निकालना है तो यही डायफ्राम वापस से अपनी शेप में आ जाता है. इट मूव्स बैक, द लंग्स goes inwards or the ribs move inwards and the air moves out. This is how the mechanism of inhaling and exhaling functions. Now let's see the function of some of these. Alveoli. Alveoli का क्या काम है? सबसे पहले it increases the surface area. देखो, जब हमने small intestine we have studied in nutrition, so we studied there that the villi present in the small intestine increases the surface area. क्यों? वहाँ पे खाने का absorption हो रहा था, इसलिए. आप लोग जहाँ भी जब भी बायोलॉजी पढ़ोगे और वहाँ पे कहीं भी किसी चीज का absorption हो रहा होता है ना, you will always see उस चीज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से सेटअप होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे. तो अब अगर सिर्फ इस तरीके से एक स्टेम होती तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन अगर इसके अराउंड इतना सारा ऐसे ऐसे करके बलून्स बहुत सारे बन जाएंगे तो सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा हो गया. नेक्स्ट, ये जो एल्वेले होता है ये बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है, क्योंकि इसके अक्रॉस ना डिफ्यूजन होना है. जितना पतला होगा उतना अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा. एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स कंप्लीटली. जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना वो इसके अराउंड होती हैं. जो कैपिलरी होती हैं, कहते हैं जो कैपिलरी की वॉल है दैट इज एज थिक एज वन सेल. जितना एक सेल थिक होता है ना उतना ही एक कैपिलरी या आर्टरी जो होती है वो उतनी थिक होती है. तो आराम से जो
डिफ्यूजन का प्रोसेस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो सके. दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई. नाउ यहाँ से जो एल्वेलाई के बाद है, ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट. दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Now there are some more things to it, that is residual volume. What happens is जब हमारी बॉडी सारा का सारा जो एयर है वो बाहर एक्सेल कर देती है, उसके बाद भी हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है. वो इसलिए होता है कि जिससे गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे लंग्स को प्रॉपर टाइम मिल सके. और इसका एक और रीजन होता है कि अगर सारा का सारा एयर जितना भी था वो बाहर की तरफ हम एक्सेल कर देंगे तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर नहीं रहेगा, दे विल बी एट वैक्यूम. तो एक तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर गैसियस एक्सचेंज, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है इवन आफ्टर एक्सेलिंग. नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन. अगर हमारी पूरी बॉडी में डिफ्यूजन से सेल टू सेल डिफ्यूज होकर जो है ऑक्सीजन जाएगा, तो आपकी बुक में ही एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इट विल टेक 3 years फॉर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स टू आवर टोज. अगर सिर्फ डिफ्यूजन होने लगे, मतलब लंग्स के सेल से डिफ्यूज होके आगे के सेल में, फिर उनसे आगे, फिर दूसरे सेल्स में, ऐसे कर करके अगर जाए तो अब सोचो लंग्स से टोस तक 3 साल में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुंच रहा है. तो ऐसा तो नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसफर में हेल्प करता है. जो जितने भी मैसिव एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उन सब में कोई ना कोई पिगमेंट ऐसा प्रेजेंट रहेगा जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस से तो उनकी पूरी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले सकती. अच्छा, पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है. इसको किसी पिगमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हमारी बॉडी में से ब्लड के साथ आता है वापस, तो वो ब्लड में डिसॉल्व होकर आता है, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाता है. So this was all about respiration. I hope the video was helpful for you people. For the update of the next videos, that would be transportation. Subscribe the channel, hit the like button if you liked the video, drop down your suggestions in the comment section, and share the video with your pals.